everyone, it's our 9th lecture of sexual reproduction in flowering plants। आज हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड बोलते हैं। एक सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, सीड कोट होता है और एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म सारे सीड्स में प्रेजेंट नहीं होता, किसी किसी सीड्स में ही एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सीड का स्ट्रक्चर बाहर से चलेंगे सीड कोट से। ठीक है, सीड कोट होता है सीड का कवर। ये बना होता है इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट जैसा कि हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जिसको हम इंटेगुमेंट बोल रहे थे, उसी से सीड कोट बना होता है। अब इसकी 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टैगमीन। बाहर वाली हार्ड लेयर जो कि प्रोटेक्टिव होती है उसको हम बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर की तरफ मेम्ब्रेनस लेयर जो प्रेजेंट होती है उसको हम टैगमीन बोलते हैं। उसके अलावा हमारे सीड में हाइलम भी प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको ओव्यूल वाले लेक्चर में भी बताया था कि हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। ऐसे ही जो भी हाइलम है अभी स्कार होगा जो कि शो करेगा सीड की फ्रूट के साथ अटैचमेंट को। ठीक है, उसके बाद होता है माइक्रोपाइल। एंड माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर होता है जो कि हाइलम के पास प्रेजेंट होता है। ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एक्सचेंज करता है गैसेस का। ठीक है, अब आते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस पे। वैसे तो ये एम्ब्रियो का पार्ट है, लेकिन जैसे हम एम्ब्रियो अलग से पढ़ चुके हैं तो अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ एम्ब्रियोनल एक्सिस ही पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है? मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो मेन एक्सिस होती है उसी को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। इसमें बेसिकली 2 रीजन्स होते हैं। एक तो कोटिलीडन्स के नीचे वाला रीजन होता है, एक कोटिलीडन्स के ऊपर वाला रीजन होता है। जो रीजन कोटिलीडन से अबव होता है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। जो रीजन कोटिलीडन से नीचे होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, जो एपिकोटाइल है ये टर्मिनेट होता है प्ल्यूम्यूल पे आके, और जो हाइपोकोटाइल है ये टर्मिनेट होता है रेडिकल पे आके। जो प्ल्यूम्यूल है ये आगे जाकर पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनाएगा, जो रेडिकल है ये आगे जाकर पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। रेडिकल के ऊपर रूट कैप लगी होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब आते हैं आगे कोटिलीडन। वैसे तो कोटिलीडन एंडोस्पर्म का पार्ट है, लेकिन जैसे हम एंडोस्पर्म अलग से पढ़ चुके हैं तो अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिर्फ कोटिलीडन की। कोटिलीडन क्या होता है? सीड लीव्स को हम कोटिलीडन बोलते हैं। इसका काम बेसिकली फूड को स्टोर करने का होता है और एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का होता है। अब जो सीड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं इनको हम एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं इनको हम एक्सेल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स के साथ। एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो फुली कंज्यूम नहीं हुआ बाय एम्ब्रियो। ठीक है, एक मिनट। ओके, जैसा कि आपको पता है एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। तो इस केस में एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, मीन्स वो बचा हुआ है। तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्टली इसके अंदर मोनोकोट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर, मेज एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप्स के सीड्स के ऊपर जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्सेल्ब्यूमिनस सीड्स, जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुका है बाय एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट हो रही थी तो डेवलपमेंट करते करते जो पूरा एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है। ये
डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ये बहुत बार PYQs में पूछी गई है, तो अभी भी पूछी जा सकती है, इसके चांसेस बहुत हैं, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो न्यूसेलस है उसकी रेजिडुअल रह जाते हैं। ठीक है, तो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को ही पेरिस्पर्म बोलते हैं, और ऐसे सीड्स जिनके अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट है, मींस रेजिडुअल प्रेजेंट है न्यूसेलस के, ऐसे सीड्स को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। अब इसके एग्जांपल हैं ब्लैक पेपर एंड बीट। जो एग्जांपल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT में गिवन है तो आपको करने ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सीड्स के एडवांटेजेस। सीड्स की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी होता है इनएक्टिव पीरियड, मतलब एक ऐसा टाइम जब हमारे सीड वाइबल तो हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, मींस वो जर्मिनेशन शो नहीं कर रहे उस टाइम पे। जैसे हम वीट को स्टोर करके रखते हैं ना, और वो उस टाइम पे जर्मिनेट नहीं करते, है ना, तो वही बात है, सीड तो हमारे वाइबल है लेकिन वो उस टाइम पर क्या है, जर्मिनेट नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। दूसरा है डिहाइड्रेशन। मेच्योरिटी के टाइम पे जो सीड्स हैं वो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके होते हैं, उनके अंदर 10 to 15% वाटर ही लेफ्ट होता है। ठीक है, अब डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन इन दोनों चीज़ों की वजह से ही उनकी स्टोरेज करना इजी है। क्यों? अगर डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन नहीं होती तो हम सीड्स को कभी स्टोर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो सीड्स हैं वो ख़राब हो जाते। ठीक है, तो अब ये सीड्स की एडवांटेज ही है डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से हम उनको स्टोर कर पाते हैं। उसके अलावा है नो डिपेंडेंसी ऑन वाटर फॉर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, के लिए वाटर पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था जो छोटे जो प्लांट्स होते हैं, मींस स्मॉलर कैटेगरीज के जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, पोलिनेशन के लिए डिपेंड होते हैं वाटर के ऊपर, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, फूड रिजर्व, ये फूड को रिजर्व करके रखते हैं अपने पास। उसके अलावा सीडलिंग्स को नरिश करते हैं उस टाइम तक जब तक जो सीडलिंग्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सीड वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी क्या होती है? मींस वाइबल पीरियड ऑफ सीड्स की, हमारे सीड्स कब तक जिंदा हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा पीरियड जिसके अंदर जो हमारे सीड्स हैं वो जर्मिनेशन की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ऐसा सीड है, अगर मैं उसको 200 साल बाद भी उगाऊंगी तो वो उग जाएगा। ठीक है, मींस वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो 200 साल तक उसके अंदर जर्मिनेशन की कैपेसिटी है, तो जो ये 200 साल का जो टाइम पीरियड हुआ, ये क्या हुआ, उसकी सीड वाइबिलिटी हुई। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें जो सीड वाइबिलिटी है वो बहुत ही कुछ महीनों की होती है। अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें सेवरल ईयर्स की होती हैं, जैसे कि आपके NCERT में एग्जाम्पल गिवन है ल्यूपाइनस का, जो कि आर्कटिक टंड्रा में मिला था। 10,000 साल पुराना ये सीड था। जब इसको ग्रो किया गया तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो गया। ठीक है, जो इसका डोरमेंसी थी वो 10,000 साल की थी। उसके बाद है फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। इसको ये हमें मिला था डेड सी के पास में किंग हेरोड के पैलेस में। ठीक है, 2000 साल पुराना ये सीड था। जब इसको भी जर्मिनेट करवा गया तो ईजिली जर्मिनेट कर गया, तो इसकी जो सीड वाइबिलिटी थी वो बोला गया कि 2000 ईयर्स इसकी सीड वाइबिलिटी है। ठीक है, अब आइए आगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे क्योंकि NCERT में गिवन है। फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स और ओबेनशियंट्स ट्राइगा, ये पैरासाइट फ्रूट्स हैं। उसके अलावा जो फाइकस है ये भी बहुत सारे, मींस जो फाइकस है ये तो बिलियंस ऑफ सीड्स इतने प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। आपके NCERT में कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर गिवन थे, तो आइए एक बार उनकी लेबलिंग देख लेते हैं। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 2 कोटिलीडन्स दिखाए गए हैं, तो आपको पता ही है ये माइक्रोपाइल है। अब दूसरा है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डाइकोट सीड का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये है सीड कोट, ये है एंडोस्पर्म जो अंदर वाला है, ये वाला। उसके अलावा ये कोटिलीडन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। देन ये जो नीचे वाली है रूट एक्सिस, हाइपोकोटाइल रीजन में इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ऐसे ही दूसरे वाले में भी जो हाइपोकोटाइल रीजन में जो रूट एक्सिस प्रेजेंट है वो है हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। नीचे सबसे नीचे प्रेजेंट है रूट टिप, ठीक है। उसके ऊपर जो आपको एक ग्रीन कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत जल्दी सेल्स डिवाइड करते हैं इसके और जल्दी ही शूट की फॉर्मेशन करा देते हैं, ठीक है। अब आइए नीचे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आई थिंक मोनोकोट का है, मोनोकोट सीड का। सबसे बाहर दिया गया है सीड कोट। आपको अंदर एक कोटिलीडन नज़र आ रही है, कोटिलीडन है। उसके अलावा थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये वाला जो रीजन है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वाला जो रीजन है इसको हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे नीचे सबसे लास्ट में जो प्रेजेंट है इसको रूट टिप बोलते हैं। उसके अलावा एक एंडोस्पर्म भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ये आपको सारी लेबलिंग लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में आपको एक मोनोकोट का स्ट्रक्चर दिया गया है। मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर बेसिकली ये मेज का स्ट्रक्चर है। ये पेरिकार्प होता है, ये एंडोस्पर्म है, देन ये स्क्यूटेलम है। स्क्यूटेलम मैंने आपको बताया था कि लेटरली प्रेजेंट होता है ये आपके एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो ये आपका स्क्यूटेलम प्रेजेंट है। ये आपका प्लूम्यूल प्रेजेंट है, मीन्स टर्मिनेशन किसकी, एपिकोटाइल की। नीचे आपका रेडिकल प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल की जो टर्मिनेशन थी, ठीक है। प्लूम्यूल के ऊपर जो शीथ है कवरिंग के लिए, मीन्स इसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो है कोलियोप्टाइल। ऐसे ही रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो शीथ लगी हुई है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ, वो है कोलियोराइजा। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो थ्योरी पार्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको डाइकोट्स एंड मोनोकोट सीड्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रक्चर दे ही रखे हैं तो आई थिंक कर ही लेने चाहिए। हमें कहीं से भी मीन्स छोड़ना नहीं चाहिए मौका एंटी को परेशान करने का। मीन्स हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि एंटी हमें दोबारा परेशान करे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन डाइकोट सीड्स एंड मोनोकोट सीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीचर है वो रहेगा नंबर ऑफ कोटिलीडन्स। डाइकोट्स के अंदर 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट्स के अंदर एक ही कोटिलीडन्स प्रेजेंट होता है जो कि स्क्यूटेलम होता है। एग्जाम्पल है पी, ग्राम, बीन डाइकोट के। मोनोकोट के एग्जाम्पल है मेज, व्हीट एंड राइस। देन फूड स्टोरेज के लिए यूजुअली कोटिलीडन्स होते हैं डाइकोट के अंदर, और मोनोकोट्स के अंदर जो फूड की स्टोरेज है वो बेसिकली एंडोस्पर्म में ही होती है। एंडोस्पर्म इन मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते या नहीं होते। डाइकोट के अंदर हमने देखा था कि बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम इनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोल रहे थे या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था। अब जिनके अंदर मोनोकोट के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स। उसके अलावा जो कोटिलीडन का नाम है, डाइकोट के अंदर कोटिलीडन्स को कोई अलग से नाम नहीं दिया गया, जबकि जो मोनोकोट्स है उनके अंदर कोटिलीडन का जो नाम रखा गया है वो स्क्यूटेलम रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो डाइकोट सीड है उनके अंदर एल्यूरोन लेयर मीन्स जो प्रोटीनिशियस जो लेयर है वो एब्सेंट होती है, जबकि मोनोकोट के अंदर प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है एंडोस्पर्म के बाहर, ठीक है, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। उसके अलावा डाइकोट के अंदर जो सीड कोट और जो फ्रूट वॉल है वो सेपरेट होते हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर जो सीड कोट और जो फ्रूट वॉल है वो फ्यूज्ड होते हैं, इसको बोलते हैं कैरियोप्सिस, ठीक है। देन प्लूम्यूल की प्रोटेक्शन के लिए डाइकोट के अंदर कुछ नहीं होता, हमने भी देखा था मोनोकोट के अंदर कोलियोप्टाइल होता है। ऐसे ही रेडिकल की प्रोटेक्शन के लिए डाइकोट्स के अंदर कुछ नहीं होता, मोनोकोट सीड्स के अंदर होता है कोलियोराइजा। देन एम्ब्रियो की पोजीशन,
डाइकोट सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो कोटिलीडन्स के बीच में मीन्स बिटवीन प्रेजेंट होता है, और मोनोकोट के अंदर मैंने आपको बताया था कि वन साइड ऑफ एंडोस्पर्म मीन्स लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आगे देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका। ये है डाइकोट का सीड, यहाँ पे आपको बाहर की तरफ सीड कोट दिख रहा है, ये हाइलम है, ठीक है। हाइलम क्या था, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम इसको ओव्यूल में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्कार है जो कि शो करेगा सीड की फ्रूट के साथ अटैचमेंट को, ठीक है। उसके अलावा आपको माइक्रोपाइल दिख रहा है। माइक्रोपाइल से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। ये कोटिलीडन है। देन जो हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनेशन है वो रेडिकल पे या फिर रूट टिप पे होता है। ऊपर की तरफ जो ये एपिकोटाइल का जो टर्मिनेशन है वो प्लूम्यूल पे होता है, ठीक है। इसी को शूट एपेक्स भी बोलते हैं। देन दूसरा है मोनोकोट सीड, ये देख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर प्रेजेंट है पेरिकार्प, जिसको फ्रूट वॉल बोलते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे सीड कोट भी इसके साथ फ्यूज़ है, ठीक है। मीन्स फ्रूट वॉल और जो सीड कोट है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं, हमने भी पढ़ा था। उसके अलावा एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है। देन एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है। लैटरल कोटिलीडन भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। प्लूम्यूल प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोलियोप्टाइल की कवरिंग है। देन रेडिकल प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोलियोराइजा की कवरिंग है। ये था अपना मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, आइए। की पॉइंट्स ये मेज़ के सीड के अंदर मीन्स मोनोकोट सीड के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। स्क्यूटेलम सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट होता है। एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीनिशियस लेयर होती है, मीन्स प्रोटीन रिच लेयर है ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि प्लूम्यूल की कवरिंग करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। और कोलियोराइजा प्रेजेंट होता है जो कि रेडिकल की प्रोटेक्शन करता है। सो दिस वॉज टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।